हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होगा। ऑप्शन नंबर 1 कहता है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होगा। ऑप्शन नंबर 2 कहता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। ऑप्शन नंबर 2 कहता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 कहता है, भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो सभी 3 जो है वो सही हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का जो भारतीय संविधान है उसमें कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और जब तक संसद कानून द्वारा अधिक संख्या निर्धारित नहीं करती तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश होंगे और एक न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। अगर संसद इसकी संख्या बढ़ाती है तो इसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है, और अभी टोटल जो है न्यायाधीशों की संख्या है 31, यानी कि संसद के द्वारा कई बार न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, इसलिए कथन 1 सही है। सर्वोच्च न्यायालय जो भी कानून घोषित करता है वो भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी, इसलिए कथन 2 जो है वो सही है। भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे, ये भी सही है, इसलिए विकल्प सी जो है वो सही उत्तर है। एडिशनल फैक्ट में देखते हैं कि टोटल भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 18 उच्च न्यायालय स्थापित हैं, मतलब 18 उच्च न्यायालय हैं। कई सारे राज्य हैं जिनके जो न्यायालय हैं उनको नज़दीक के न्यायालय के साथ अटैच कर दिया गया है। तो 28 राज्यों के लिए 18 न्यायालयों का प्रोविजन जो है अभी तक वर्तमान में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो ये बताता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून बाध्यकारी होगा, तो अनुच्छेद 151 जो है, सॉरी 141 141 अनुच्छेद जो है वो ये घोषित करता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। घोषित कानून को कानून के सिद्धांत के रूप में समझा जाना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या कानून या निर्णय की व्याख्या से उत्पन्न होता है, जिसके आधार पर मामले का फैसला किया जाए। इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी आदेश में, किसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या दी कि अनुच्छेद 21 जो है वो मौलिक जो है वो आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है, और निजता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। निजता का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के अधीन आता है, यानी कि आर्टिकल 21 के अधीन आता है। तो ये आपको जो है वो एक सिद्धांत बन जाएगा। अगर किसी फैसले में उसने ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये निर्णय जो है ये लागू होना चाहिए और ये
हमारे मौलिक अधिकार में शामिल हो जाता है। तो वो मौलिक अधिकार का विस्तार है जो कि सुप्रीम कोर्ट को जो है सर्वोच्च न्यायालय को है, वो मौलिक अधिकार की व्याख्या यानी कि कानून की व्याख्या की शक्ति प्राप्त है। तो उसके द्वारा कोई भी व्याख्या की जाती है तो वो खुद में एक कानून बन जाता है, वो खुद में एक कानून बन जाता है। तो ये आपको हो जाएगा 141 जो है वो बाध्यकारी बनाता है किसी भी निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत राज्य निम्नलिखित का प्रयास करेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत राज्य निम्नलिखित का प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर ए कहता है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर 2 कहता है नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाना। ऑप्शन नंबर 3 कहता है गायों और बछड़ों के वध पर रोक लगाना। दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। तो इसका आंसर जो है वो तीनों हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है वो तीनों हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में ये कहा गया है कि राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से गायों और बछड़ों तथा दुधारू और वाहक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार तथा वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा। तो अनुच्छेद 48 में ये कहा गया है कि राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार तथा वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, तो ये तीनों सही है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक के बीच में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 ए जो है उसमें भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और इसकी संख्या जो है वो 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या बताई गई है। ठीक है, यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। उन्हें उच्च आदर्शों और व्यापक दिशा निर्देशों के रूप में देखा जाता है जिन्हें सरकारों को नीति बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय संविधान जो बन रहा था, भारत का संविधान जब बन रहा था तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जिसको बाध्यकारी नहीं बनाने के लिए संविधान विशेषज्ञों ने एक ऐसा प्रारूप बनाया जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया ताकि जो भी आगे की सरकारें आएंगी, जो सत्ता में रहेंगे, उनके द्वारा इन सिद्धांतों का पालन किया जाएगा और सरकार के द्वारा जो भी निर्णय होंगे उनमें इन सिद्धांतों का महत्व जो है वो देखा जाएगा। यानी कि इसको एक दिशा निर्देश के रूप में देखा जाएगा कि अगर कोई भी नीति आप बनाते हैं तो उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो। इसके लिए एक नीति के निर्देशक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया और इसमें कहा गया कि इन मुख्य मुद्दों पर आपको गौर करना पड़ेगा किसी भी नीति के निर्धारण के पहले। तो ये राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह किसी भी नीति को बनाते समय इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है वो उसको अपने सिद्धांतों में शामिल करें और उसको अमल में लाएं। ठीक है, तो ये थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है मणिपुरी, दूसरा कहता है बोडो और तीसरा कहता है कश्मीरी। इन भाषाओं का सही क्रमिक क्रम क्या है, क्योंकि इन्हें भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो इसका जो आंसर है आपको ये हो जाएगा डी। पहले आ जाएगा कश्मीरी, फिर आपको मणिपुरी और फिर बोडो। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का संविधान
भारत का संविधान जो है उसमें अनुच्छेद 344 क्लॉज 1 से लेके 351 में आठवीं अनुसूची का वर्णन किया गया है। और आठवीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। आठवीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि आठवीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। और आर्टिकल 344 क्लॉज 1 से लेके 351 तक भाषा का प्रावधान किया गया है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें शामिल है, पहला है असमिया, दूसरा है बंगाली, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पांचवा कन्नड़ और छठा जो है वो कश्मीरी है। कश्मीरी को 1950 में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा 1950 में शामिल किया गया था। कोंकणी जो है वो 7वां लैंग्वेज है। मलयालम है, फिर मणिपुरी है, उसके बाद मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, उसके बाद पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बोडो है, संथाली है, मैथिली है और डोगरी है। अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी होगी। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए हिंदी भाषा का प्रसार करना, उसका विकास करना संघ का कर्तव्य होगा, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ठीक है। इनमें 14 भाषाओं को सबसे पहले संविधान में शामिल किया गया। ठीक है। सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया। 3 अतिरिक्त भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 1992 में जोड़ी गई। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2004 में जोड़ा गया। इसलिए कथन डी जो है वो, विकल्प डी जो है वो आपको सही आंसर है। ठीक है। इस कुछ एडिशनल फैक्ट की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 343 क्लॉज 2 में कहा गया है, अनुच्छेद 343 क्लॉज 2 में कहा गया है कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिसके लिए इसका प्रयोग ऐसे आरंभ से ठीक पहले किया जाता रहा था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो आप सबको पता है कि हमारा जब संविधान लागू हुआ तो उस समय अंग्रेजी शासन था और जो भी योजनाएं बनती थी, जो भी विधान पास होते थे, वो सारे जो है वो अंग्रेजी में होते थे। तो हमारा जब संविधान बन रहा था तो इस मुद्दे पर काफ़ी विचार किया गया और इस पे काफ़ी विचार करने के बाद इस मुद्दे को शामिल किया गया। अनुच्छेद 343 क्लॉज 2 में कहा गया कि 15 वर्ष के लिए है इंग्लिश को जो है वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है वो होता रहेगा और इसका प्रयोग जो पहले से होता रहा है इसको 15 वर्ष और इसको जारी रखा जाएगा। तो 1965 तक, यानी कि 1950 से 1965 तक जो है इंग्लिश को राजकीय कामकाज की भाषा में शामिल किया गया। अनुच्छेद 343 क्लॉज 2 में ये भी प्रावधान किया गया कि संसद कानून द्वारा, अनुच्छेद 343 क्लॉज 3 में कहा गया कि संसद कानून द्वारा 15 वर्ष की अवधि के बाद निम्नलिखित के प्रयोग का प्रावधान कर सकती है। पहला, या तो वो अंग्रेजी भाषा को जारी रखे, दूसरा अंकों का देवनागरी रूप या वो हिंदी को अपनाए। ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि कानून में निर्दिष्ट किया जा सकता है उसको अपनाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 343 क्लॉज 3 में ये कहा गया स्पष्ट रूप से कि 15 वर्ष के बाद संसद को ये अधिकार होगा कि वो अंग्रेजी की समीक्षा करे। दूसरा, अंकों का देवनागरी रूप ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि कानून में निर्दिष्ट किया जा सकता है उसको, यानी कि हिंदी को लागू कर सकता है। 26 जनवरी 1965 को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3
प्रभावी हुई। 26 जनवरी 1965 को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 प्रभावी हुई, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि संविधान के लागू होने के पश्चात 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी संघ के आधिकारिक प्रयोजनों और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा को जारी रखने का प्रावधान किया गया। यानी कि संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 में ये प्रावधान कर दिया कि जो 15 वर्ष का प्रावधान किया गया था, उस 15 वर्ष के प्रावधान को जो है संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा को जारी रखने का प्रावधान किया गया है। यानी कि ये निश्चित नहीं किया गया कि इसको कब इसकी समीक्षा की जाएगी, इसको इतना कहा गया कि इसमें इसको जारी रखा जाएगा। उसके बाद बात आती है न्यायालय में भाषा के संबंध में बात आती है, तो न्यायालयों में किस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में काफ़ी विचार हुआ। तो जैसा कि हमारे संविधान में ही लिखा गया था कि जो 343 क्लॉज 2 में लिखा गया है कि अंग्रेजी को जो है वो राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाएगी और जो भी कामकाज होंगे उसको अंग्रेजी में जो है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट और अन्य जो न्यायालय थे जैसे हाई कोर्ट, उन सभी में भी इंग्लिश को ही वरीयता दी जाती थी और उसका प्रयोग किया जाता था। हालांकि समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ। अनुच्छेद 348 के खंड 1 में कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा की बात की गई। अनुच्छेद 348 के खंड 1 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा में कहा गया कि जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं करती, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियों तथा संघ और राज्य स्तर पर सभी विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, नियम और आदेश आदि अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। यानी कि स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 348 में ये प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 348 क्लॉज 1 में ये कहा गया कि जब तक संसद ये प्रावधान नहीं करती तब तक सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधिनियम, विधेयक आदि में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा जो है वो आपको अंग्रेजी होंगे, जो होगा वो आपको अंग्रेजी होगा। हालांकि अनुच्छेद 348 क्लॉज 2 में ये कहा गया कि राज्यपाल द्वारा प्राधिकरण और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य में अपनी मुख्य सीट वाले उच्च न्यायालय की कार्रवाई में हिंदी भाषा या राज्य के किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किसी अन्य भाषा के उपयोग की अनुमति देता है। तो अनुच्छेद 348 क्लॉज में इस बात का भी प्रावधान किया गया कि काफ़ी सारे राज्यों ने विरोध किया कि जो अंग्रेजी को है वो कंपलसरी बनाना ठीक नहीं है। तो उसमें राज्यपाल को ये अधिकार दिया गया कि वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से जो है और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से उस न्यायालय में उस हिंदी भाषा या किसी स्थानीय भाषा को जो है कार्यवाही के रूप में अपनाने के लिए प्रावधान कर सकता है। और इसके बाद कई सारे राज्यों ने हिंदी भाषा को जो है वो अपने जो न्यायालय की कार्रवाई है उसमें शामिल किया। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको जो है फिर से रोक दिया। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा जो है कि इस मुद्दे को उठाया गया है कि स्थानीय भाषाओं में जो कार्रवाई होनी चाहिए उसका प्रसारण हो, ताकि लोगों को भाषा का जो है भाषा की पहचान हो और वो जो है अपनी बातों को अच्छी तरह से रख सके। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य, पहला ऑप्शन है यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह अपना पद खाली नहीं करेगा, सदस्य नहीं रहेगा तो पद नहीं खाली करेगा। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में किसी भी समय पद से त्यागपत्र दे सकता है। तीसरा ऑप्शन कहता है राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके
राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसमें जो है केवल 3 सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 90 है, अनुच्छेद 90, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 90 में उपसभापति के पद से त्याग देने तथा पद से हटाने के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी अनुच्छेद 90 जो है ये प्रावधान करता है कि जो उपसभापति हैं उनको पद त्यागने और पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य जो है, यदि वह परिषद का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह अपना पद छोड़ देगा। कथन 1 इसलिए सही नहीं है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाले सदस्य को निम्नलिखित जो है वो योग्यता लेनी चाहिए। पहला, यदि वह परिषद का सदस्य नहीं रह जाता तो वह अपना पद छोड़ देगा। तो कथन 1 जो है वो सही नहीं है। ठीक है। किसी भी समय अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित, राष्ट्रपति को नहीं, अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अपना पद त्याग सकता है तथा अतः कथन 2 जो है वो आपको सही नहीं है। परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, अतः कथन 3 जो है वो सही है। परिषद के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, तो 3 नंबर जो है वो सही है। बशर्ते कि खंड 3 के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव पेश करने से कम 14 दिन तक का नोटिस नहीं दिया जाए। मतलब कोई भी प्रस्ताव अगर हमको उपसभापति को हटाना है तो उनको 14 दिन पहले जो है वो एक नोटिस दिया जाएगा कि हम आपके बारे में एक प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, और वो अब उस नोटिस को अपने उत्तराधिकारी के रूप में, अधिकृत सदस्य के रूप में वो अपना जवाब पेश करते हैं। उपसभापति एक संवैधानिक पद है जो कि संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत बनाया गया है। यानी कि अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि भारत का एक उपसभापति होगा, यानी कि उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का एक उपसभापति होगा, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि जब भी यह पद रिक्त हो, राज्यसभा अपने सांसदों में से किसी एक को उपसभापति के रूप में चुन सकती है। और 90 में कहा गया है कि इसको अगर त्याग पत्र देना है तो ये सारी जो है उनमें खूबियां होनी चाहिए। अगर त्याग पत्र देना है तो उनमें ये सारी खूबियां होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण के दौरान मौजूदा सांप्रदायिक नागरिक संहिता के स्थान पर देश के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की मांग की। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे अपने संबोधन में कहा कि भारत को जो है वो धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता जो है उसको अपनानी चाहिए। संघ परिवार के मुख्य वैचारिक मुद्दों में से एक को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता के बजाय धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता का नाम दिया गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत है, और उसमें कहा गया है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो इसके बारे में आर्टिकल 44 में लिखा गया है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।